मध्य पूर्व में तनाव चल रहा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका भिड़ गए हैं। अमेरिका के साथ यूरोपीय देश भी आ गए हैं और ईरान के साथ हूती और हिजबुल्लाह जैसे समूहों ने अपनी साझेदारी दिखाई है। इस टेंशन का, इस दबाव का अर्थव्यवस्था पर, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर, साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? महंगाई बढ़ेगी। क्रूड ऑयल हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है सबसे ज्यादा। भारत में, चीन में, ऑस्ट्रेलिया तक में हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से क्रूड ऑयल के आयात पर क्या फर्क पड़ेगा? उससे कितनी महंगाई बढ़ेगी? जॉब मार्केट कैसा रहेगा? सोने चांदी के भाव कितने बढ़ेंगे, घटेंगे? और साथ ही साथ भारत की सरकार और आरबीआई इस स्थिति का कैसे आकलन कर रही है और इस स्थिति से अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इस पर हम आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं केशव कर्ण और हमारे साथ बात करने के लिए होंगे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शरद कोहली। कोहली जी, ईरान और इजराइल के मध्य जो टेंशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है, हॉर्मुज स्ट्रेट जिससे करीब 30% से अधिक क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, भारत पर इसका क्या असर देख रहे हैं आप? नमस्कार आपको और वन इंडिया के फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को। देखिए, करीब आधा हमारा ऑयल स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। दुनिया भर का ले तो हम 20% ऑयल इस रूट पर जाता है। नेचुरली अगर वो ज्यादा दिन के लिए चोक होती है तो हमें हमारे यहाँ एक ऑयल की शॉर्टेज किसी प्रकार की देखी जा सकती है। क्रूड ऑयल में पहले ही उछाल आ गया है, 70 से बढ़ के वो 77-78 तक आ गया है। शायद और ऊपर भी जा सकता है अगर ये प्रॉब्लम लंबे वक्त तक बनी रहती है। पर हमें, मुझे लग रहा है कि हमारे जितने क्रूड के रिजर्व्स हैं, जैसे ही वो रिजर्व्स एग्जॉस्ट होने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, तो हमें विकल्प देखना पड़ेगा। बाकी का आधा ऑयल हमारा इस रूट से नहीं आता है, तो एक तो हमारे पास प्लान भी वो है कि हम उधर से अपनी ऑर्डर बढ़ा दें, वहां से सप्लाई बढ़ा दें। दूसरा ऑल्टरनेट ये रहेगा कि हमें लंबा रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक आपको शॉर्टकट देता है, आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है, समय भी कम लगता है भारत में टैंकर को पहुंचने में। तो हमें एक लंबा रूट उसमें लेना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर बनी रहती हैं तो हमारा जो रुपए पे प्रेशर आएगा, डॉलर मजबूत होगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो आउटफ्लो है वो डॉलर का बढ़ेगा। उसके बढ़ने से हमारे ऊपर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट लंबे समय तक अगर ये रहता है तो देखने को मिल सकता है। आज इस महीने का और इस सप्ताह का भी पहला कारोबारी दिन है और जिस तरह की परिस्थितियां जियोपॉलिटिकली बन रही है, सेंसेक्स ऑलरेडी 1000 अंक नीचे लुढ़क गया है। मार्केट किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? इसको रिकवर करने के लिए सरकार और आरबीआई के पास क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कोहली जी? देखिए, मार्केट्स जब ऐसा लग रहा था लोगों को कि बहुत ज्यादा रिएक्ट करेगा, पर उतना हुआ नहीं, बल्कि जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वहां से मार्केट ने रिकवर भी किया है। मुझे लग रहा है मार्केट ने इसको काफी हद तक फैक्टर इन किया हुआ था, काफी दिन से ये सस्पेंस बना हुआ था और बार बार मार्केट जब जब खबर आती थी कि ईरान पर अब हमला होगा, अब होगा, मैं पिछले कुछ हफ्तों की बात कर रहा हूं, तो मार्केट उस पर रिएक्ट लगातार कर रहा था। तो काफी हद तक ये फैक्टर था। अब जब घटना घटी तो मार्केट में थोड़ा बहुत रिएक्शन आया है, पर मुझे लगता है यहां से अगर कोई भी खबर आती है रिकंसिलिएशन की, सरेंडर की या ईरान की हार की, तो मार्केट उतनी ही रफ्तार से रिकवर भी कर जाएगा। और ये हमें, मुझे लगता है, न्यूज फ्लो पर हमें नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूज फ्लो बेस्ड मार्केट इसको हम कहते हैं कि यहां से परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ती है या यहीं पर संभली रहती है या बहुत बढ़ती है। आपको याद होगा जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था 2022 में 24 फरवरी को, तो एकदम से सारी दुनिया हिल गई थी। आज रशिया यूक्रेन युद्ध आज भी चल रहा है। तो क्या होता है कि युद्ध की भी मार्केट को, लोगों को आदत हो जाती है। तो अगर ये लंबे वक्त तक चलता रहता है तो मुझे लग रहा है इट विल जस्ट बी अनदर न्यूज आइटम। पर यह है कि युद्ध चल रहा है तो मार्केट बहुत ज्यादा छलांग तो नहीं लगा सकता है, पर मार्केट पे नजर बना के रखनी चाहिए। मैं एक इसको खरीदारी का मौका भी देख रहा हूँ। निवेशक जो लंबे वक्त के लिए आना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके अगर इकट्ठा करना चाहते हैं, आई थिंक दिस करेक्शन कैन बी यूज्ड एज एन अपॉर्चुनिटी। बट आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड कि न्यूज फ्लो कैसा है। तो ये फंडामेंटल बेस्ड मार्केट नहीं है, ये न्यूज फ्लो बेस्ड मार्केट है। तो आपको जो खबरें आ रही हैं मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से, उन खबरों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बात रिकंसिलिएशन की, बात सरेंडर की, अभी ट्रम्प साहब ने यह भी बोला कि बातचीत के लिए हम फिर हो सकता है कि तैयार हो जाए। तो कोई अगर ऐसी खबर आती है तो मार्केट बहुत जल्दी ऐसे में रिकवर भी करता है जब इस प्रकार की गिरावट आती है। तो जी, मध्य पूर्व के देश गोल्ड हेवन भी रहे हैं। भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए भी सोने की कीमतों पर पिछले काफी दिनों से काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। दरअसल उतार नहीं, चढ़ाव ही देखने को मिल रहा था। सोने चांदी के प्राइस बहुत तेजी से भाग रहे थे। इस घटना के बाद
2 दिन से जो स्थिति बन रही है, गोल्ड स्टॉक्स को आप कहाँ देख रहे हैं और गोल्ड में निवेश करने वालों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, गोल्ड में निवेश करने वाले दो प्रकार के हैं। एक तो वो है जो आजकल ट्रेडिंग शुरू कर दी है जिन्होंने, यानी कि खरीदते हैं बेचते हैं, गोल्ड की इस मूवमेंट का फायदा उठाते हैं, चाहे वो एमसीएक्स के थ्रू उठाएं या वो फिजिकल गोल्ड खरीद कर उठाते हैं। तो एक तो वो ट्रेडर्स हैं, उन ट्रेडर्स के लिए तो मैं उनके ज्यादा निजी तौर पर साथ नहीं खड़ा रहता हूं, क्योंकि वहां पर लॉस होने का चांस ज्यादा होता है। अगर आपको शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा गेन हो जाता है तो घाटा भी उतना ही होने का चांस होता है। मेरा व्यू पॉइंट और मेरा व्यक्तिगत रूप से साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के साथ रहता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए तो इन्वेस्टमेंट में कहावत होती है, एनी टाइम इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। अगर आप 5 साल का नजरिया रख के चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं लगाना चाहिए। जब जब गोल्ड में करेक्शन आए आपको थोड़ा थोड़ा करके रखिए। 5 साल भी मैं लंबा बोल रहा हूं, अगर आप इसको 2 से 4 साल भी रख लेंगे तब भी आपको इसमें दिखेगा, क्योंकि गोल्ड के जो जो ओवरऑल स्टॉक है, गोल्ड की माइनिंग जिस प्रकार हो रही है, गोल्ड अब ज्यादा बचा नहीं है। मेरे अनुमान के हिसाब से 15 साल का और गोल्ड रह गया है, जिस रफ्तार से माइनिंग चल रही है। और जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर को रिप्लेस करके गोल्ड अपने रिजर्व्स में भरा है, उसको देख के लग रहा है कि सेंट्रल बैंक दुनिया को बहुत भरोसा है गोल्ड के ऊपर। तो अगर इतने बड़े निवेशक को, इतने बड़े होल्डर को भरोसा है, तो आम निवेशक के लिए एक क्यू आ जाता है, एक संकेत आ जाता है कि आप भी इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है गोल्ड का फ्यूचर भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिखाई देता है। बट इन द लॉन्ग टर्म बीच बीच में आपको गिरावट आएंगी। अब मान लीजिए कल खबर आ जाती है कि ईरान से संधि हो गई और ईरान से सब युद्ध खत्म हो गया, तो जो आज अभी $5350 आपको गोल्ड दिखाई दे रही है, 1,65,000 1,70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम जो गोल्ड दिखाई दे रहा है, हो सकता है उसमें 3-4% की या 2% की, 3% की गिरावट भी आए। तो उतार चढ़ाव को अगर आप ना देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड इज अ गुड बेट एंड यू कैन कंटिन्यू टू लुक एट इट एज अ सेफ हेवन और रिस्क कवरेज। गोल्ड को अशांति पसंद है, गोल्ड को अस्थिरता पसंद है, गोल्ड को अनिश्चितता पसंद है, और ये सभी चीजें इस समय देखने को मिल रही है। अच्छा, एक बात और कोहली जी की, जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही है, पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर युद्ध का दबाव महसूस किया जाता है। आप रूस और यूक्रेन की बात कर रहे थे, अगर ये टेंशन भी थोड़ा और बढ़ता है, ये लंबी अवधि के लिए खिंच जाता है, उस स्थिति में जो बदलती हुई जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जो बदलती हुई आर्थिक परिस्थितियां हैं, उसमें भारतीय रिजर्व बैंक को और भारत सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को शील्ड करने के लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए? एक शब्द में आपको जवाब दूं तो आत्मनिर्भरता। आई थिंक जितना हम ग्लोबल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो और ग्लोबल परिस्थिति में उथल पुथल दिखाई देगी, उतनी ही हमें वो प्रभावित करेगी। तो मुझे लग रहा है भारतीय रिजर्व बैंक को और भारत सरकार को अगर अपने आप को इम्यून करना है इस परिस्थिति से, तो हमें जल्द से जल्द अपने वो आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं या हमारे एक्सपोर्टर्स जिस पर अब निर्भर हैं, यानी कि अब मान लीजिए खाड़ी के देश में बहुत सारा एक्सपोर्ट किया जाता है, इस समय वो एक्सपोर्ट लगभग रुक गया होगा, क्योंकि वहां तो रास्ता ही सारा बंद हो गया है, ना फ्लाइट जा रही है ना शिपिंग लाइन जा रही है। तो ये निर्भरता देखिए हर्ट करती है। अब आप एक उदाहरण लीजिए कि एक्सपोर्टर है, वो यूएई में या वो जॉर्डन में या वो ओमान में सामान भेजता है, इस समय वो सामान नहीं भेज पा रहा है, और अगर ये परिस्थिति लंबी खिंचती है तो उसकी एक्सपोर्ट रुक जाएगी। उसका एक्सपोर्ट रुकने का मतलब है उसकी फैक्ट्री, उसका वेयर हाउस, वहां काम रुक जाएगा, उसके यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उन पे प्रभाव आएगा। इसी प्रकार जो वहां से इंपोर्ट होता है, मान लीजिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, किसी फैक्ट्री में प्रयोग किया जाता है और वो आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी फैक्ट्री रुक गई है, तो आत्मनिर्भरता इज द ओनली शील्ड एंड इम्यूनिटी फॉर हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। तो मुझे लग रहा है कि आप जितना ज्यादा आत्मनिर्भर होंगे, तो जो आइटम पर हम निर्भर हैं, इंपोर्ट के लिए भी एक्सपोर्ट के लिए, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, उतनी ज्यादा हमें इस परिस्थिति से परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर दुनिया में कहीं कुछ भी होता रहे, भारत अपने आप में एक दुनिया है 140-45 करोड़ का, और काफी हद तक हम है भी। हमारा इतना बड़ा इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, $850 बिलियन के हमारे एक्सपोर्ट्स हैं। हम चाइना की तरह नहीं है कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर निर्भर है। ये एक अच्छी बात भी है, किसी लिहाज से बुरी लग सकती है पर अच्छी बात भी है। तो मुझे लग रहा है आई थिंक रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल कम्युनिटी इज द बेस्ट वे टू इम्यून योरसेल्फ। बस एक आखिरी सवाल सर, सर्विस सेक्टर पर इस दबाव का क्या असर पड़ सकता है? क्या हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर इसका असर महसूस किया जाएगा? एविएशन इंडस्ट्री इससे प्रभावित होंगी? पर्यटन का क्या होगा?
देखिए, टूरिज्म इम्पैक्ट होता है। पहले मैं पीछे से लेता हूँ। टूरिज्म इम्पैक्ट होता है, आपके जो टूरिस्ट ऐसे समय में ट्रैवल नहीं करना चाहते। वेस्ट के जगत से बहुत सारे टूरिस्ट हमारे यहाँ पर आते हैं। नेचुरल बात है, उनको इन्हीं इलाकों के ऊपर से उड़ के आना पड़ता है, तो कुछ फ्लाइट्स डिसरप्टेड है। एयरपोर्ट पे बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, और कोई भी टूरिस्ट ऐसे समय में ट्रैवल करना, अनलेस की बहुत ज्यादा मस्ट हो, वो अवॉइड करता है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है। तो टूरिज्म इम्पैक्ट होता है। सर्विस सेक्टर अमेरिका को ज्यादा है हमारा, मोस्टली हमारा जो खासकर आईटी क्षेत्र देखे अमेरिका को ज्यादा है। उसमें पहले ही बहुत उथल पुथल चल रही है, ट्रंप साहब की नीतियों की वजह से, टैरिफ की वजह से, H1B की वजह से। उसमें पहले ही बहुत बहुत परिस्थिति गंभीर है। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हमारी जो इंटीग्रेशन विद द वर्ल्ड है, वो पोर्शन हमारा प्रभावित होगा। भारत की जो आंतरिक परिस्थिति है, हमारी 7.8% की जीडीपी आई, 1,84,000 करोड़ के जीएसटी के आंकड़े आए, ऑटोमोबाइल सेल बहुत अच्छी निकल के आई है पिछले महीने की। हमारे अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। तो जब हम अपने अंदर झांकते हैं तो हमें कुछ भी ऐसी कमी नजर नहीं आती है। भारत जो पेरिनियल भारत की प्रॉब्लम्स हैं, गरीबी, रोजगारी वगैरह, उसको हम एक तरफ रख के चले। हम इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, उनको हम एक अलग से ना उठाएं। तो मुझे लग रहा है भारत के इकोनॉमिक पैरामीटर्स बाकी की दुनिया से अच्छे। दुनिया से 2.5% पे ग्रो कर रही है, जीडीपी की बात कर रहा हूं, और इस युद्ध के बाद ये जीडीपी ग्रोथ और नीचे जाने वाली है। भारत की अर्थव्यवस्था 7.8 पे ग्रो कर रही है। तो मुझे लग रहा है भारत को पर से अपने लिए, अपने आप को देखते हुए कोई चिंता की बात नहीं है। पर हाँ, ये दुनिया एक विलेज की तरह है, वसुदेव कुटुंबकम हम बोलते हैं, दुनिया एक परिवार की तरह है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि परिवार का एक आदमी पीड़ित हो तो दूसरा बिल्कुल उस पर प्रभाव ना हो। थोड़ा बहुत रिफलिंग और कैस्केडिंग इफेक्ट हमारे ऊपर आता है, उसको हम झेल जाएंगे। और मुझे लग रहा है आने वाला दशक भारत का है, एंड आई एम वेरी बुलिश अबाउट इंडिया। दुनिया में जो भी होता रहेगा वो हेडविंड्स हमारे सामने रहेंगी, पर फिर भी इंडिया विल रिमेन अ शाइनिंग स्टार। थैंक यू वेरी मच शरद कोहली जी, वन इंडिया से बात करने के लिए। हम बात कर रहे थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री शरद कोहली से, और आप देख रहे थे वन इंडिया। देश और दुनिया भर की ताजा तरीन समाचार और विश्लेषणों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ, और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.